कार्बोनिल का टॉपिक है। मेटल कार्बोनिल क्लस्टर में यूनिट्स में आपको वेट रूल आता है, कार्बोनिल से काफ़ी हद तक रिलेट करता है, इवन कार्बोनिल्स के बारे में ही है वेट रूल। तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको इस तरीके से डिटेल में किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आपको एमएससी केमिस्ट्री की क्लासेस कराती हूँ। आपके हर एक सेमेस्टर की क्लासेस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। फ्री कोर्स भी है, पेड कोर्स भी है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स आपके पास शायद मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी ग्रुप की, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। एंड देन कमेंट्स का रिप्लाई भी आपको मिल जाता है। तो आप या तो व्हाट्सएप पे, यहाँ कमेंट सेक्शन में भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई क्लासेस चाहिए, फ्री कोर्स पेड कोर्स रिलेटेड, तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर एक बार समझ आए ना, यू विल लव दिस टॉपिक। आपको इस टॉपिक को करने में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट कर देती हूँ। वेट रूल फर्स्ट वन, कुछ थ्योरी से हम स्टार्ट करते हैं। पेन का कलर मैं चेंज कर देती हूँ। या देखिए, कैन वी डेवलप अ मेथड फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ शेप ऑफ boron cluster. However, it may be used for a wide range of substitute borons as well as other classes of cluster compounds. So केन वेड उनका फुल नेम है। तो इन्होंने ये एक मेथड दिया था कि आप बोरेन्स की जो शेप है, ठीक है, उसे सर्च आउट कर सकते हो बाय दिस मेथड। हालांकि अभी बोरेन्स के काफ़ी सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल भी आपको मिल जाएंगे, उनकी शेप भी हम इस मेथड के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बट इन्होंने कुछ रूल्स बताए थे, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हो तो उनके थ्रू आप किसी भी बोरेन की स्ट्रक्चर या बोरेन क्लस्टर की स्ट्रक्चर को सर्च आउट कर सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए थ्योरी लिखी क्योंकि एमएससी के बच्चों के लिए है। मैं इस लाइन को 2 लाइन में बोल के वोकैबुलरी के थ्रू बिना रिटन में भी आपको दे सकती थी, बट जब हमें थोड़ा मेथड लिखना है, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना है, तो क्यों ना हर बच्चे को वो हेल्प मिले। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेड वाला बच्चा ही मेरी ये नोट्स ले, जो ये क्लास भी देखे उसे भी कुछ नॉलेज मिलनी चाहिए, कुछ नोट्स मिले ही कि वो कम से कम इसका स्क्रीनशॉट लेके रख पाए अपने पास। इसलिए ये मेरी क्लासेस बनाने का एक तरीका है कि हर एक बच्चे तक वो हेल्प पहुँच पाए। ठीक है, तो एज सिंपल हम बोले तो केन वेड ने रूल्स दिए थे कि कैसे बोरेन्स की स्ट्रक्चर को हम इन रूल्स के थ्रू फॉलो आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन Wade rule is used to rationalize the shape of boron cluster by calculating the number of skeleton electron pairs available in cluster. ठीक है, skeleton electron pairs को हम बोल सकते हैं total number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट आपका रूल नंबर 1 भी ये होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे जानने के बाद स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे तो आपके पास ये रूल्स को फॉलो आउट आप करते जाओगे। 2 से 3 एग्जांपल के साथ में आपको समझाने वाली हूँ, क्योंकि ओस्मियम क्लस्टर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। अगर ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं हुई तो मैं ओस्मियम क्लस्टर को भी इसी में एड ऑन कर दूंगी, वरना अलग से क्लासेस भी हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लेना। देन In using Wade's rule, it is a key to understand the relationship of various borons. इसके थ्रू हम काफ़ी टाइप के बोरेन्स के रिलेशनशिप भी सर्च आउट कर सकते हैं। तो कुछ मेथड्स थे जो इन्होंने दिए, जनरल मेथडोलॉजी टू बी फॉलो आउट व्हेन अप्लाइंग वेट रूल, ये आपको फॉलो करने हैं। देखिए, मान लो कोई मॉलिक्यूल आपको दिया है B4H9, कोई हाई बोरेन क्लस्टर आपको दिया, आपको इसकी शेप बतानी है। यहाँ पे ओस्मियम, CO कार्बोनिल ग्रुप समथिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपको इसकी शेप बतानी, उस शेप के लिए इन्होंने आपको रूल्स दिए थे। रूल नंबर 1 है डिटरमिनिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूला। यानी कि ये जो आपको मॉलिक्यूल दिया है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें आप पहले वो सर्च आउट करो, या किसी भी मॉलिक्यूल में। पहले आप इसे छोड़ दो, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में तो सबसे पहले तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सर्च आउट करो। ठीक है, फिर पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालो। अब पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालेंगे, जो आपके फर्स्ट स्टेप में आया था उसमें से माइनस कर दो 12N को। अब ये 12N हर एक मॉलिक्यूल, हर एक प्रोडक्ट के लिए सेम रहेगा। N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मेटल, कि कितने मेटल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे B4H9 दिया था, तो यहाँ पे मेटल कितने हैं, 4, B4 है ना, तो यहाँ पे हम 4N इक्वल टू लिख देंगे। ठीक है, ये आगे जब एग्जांपल समझोगे तो समझ आ जाएगा।
थर्ड है आपका कि जो ये पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट आई है, जिसको हम PEC बोलते हैं, सॉरी PEC, इसको हम 2 के थ्रू डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमने 2 के थ्रू डिवाइड किया तो हमारे सामने एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इस नंबर के थ्रू, ये जो नंबर आया है इसके थ्रू हम सर्च करेंगे कि हमारा मॉलिक्यूल कैसे कैसे हो सकता है। इससे पहले आप इस पॉइंट को देखो तो आपको ये पॉइंट समझ आएंगे, बट पहले ये 3 रूल अच्छे से याद करो। ठीक है, अब आगे क्यों देखो। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर, जो कि आपको कुछ समझाने के लिए मैंने लिखे हैं। देखिए, अल्कोहलिक ग्रुप OH जो है वो आपका अल्कोहलिक ग्रुप होता है, SH आपका थायोल ग्रुप होता है, CN आपका साइनाइड ग्रुप होता है। ठीक है, और एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, ये कुछ कंपाउंड्स को मैंने समझाने के लिए लिखा, ये आपका काम का नहीं है, CSIR के लिए काम का है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर N-1 है, N-1 से N+0, N+2, 1, N+2, N+3, N+4, N+5 तक जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये OH-SH इसलिए लिखा था कि SH आपका थायोल ग्रुप है, ये समझाने के लिए आप भूलो ना। CN आपका साइनाइड ग्रुप है, देन एरोमेटिक, ठीक है, देन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, थायोल, साइनाइड, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये मैंने ना एक टेबल बनाई थी, अब आप भी कर ही लो, छोड़ो, अब CSIR के लिए तैयारी तो आप भी करोगे ना फ्यूचर में, तो चलो इसको कर लो, इसको ड्रॉप आउट मत करो आप भी, क्योंकि आपको ये पॉइंट्स ना इस टाइप से नहीं मिलने वाले कहीं भी। ठीक है, तो इस क्रॉस को हम कट कर देते हैं, आपको ये करना है। तो आप ये पहले तो ये ग्रुप याद रखो, ये जो मैंने बताए हैं कि OH अल्कोहलिक ग्रुप, SH थायोल ग्रुप, CN साइनाइड, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, SH साइनाइड, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो SH साइनाइड, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब कैसे समझ आएगा देखो, और इसको ये टेबल बना के रखनी है हर एक मॉलिक्यूल के लिए। किसी की भी स्ट्रक्चर आ गई, ओस्मियम की जैसे क्लस्टर बहुत बार अलग अलग पूछी गई है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, इग्नू में पूछी जाती है, एंड अगर मैं वीर बहादुर यूनिवर्सिटी की बात करूँ वहाँ पे भी पूछी जाती है। CCSU में तो आपको देखो मिलेगा ही मिलेगा, बट CCSU में ऑप्शन मिल जाते हैं, अदर यूनिवर्सिटी में उतने ऑप्शन नहीं मिलते, तो इसलिए ये टॉपिक आपको करने जरूरी है। जिनमें ऑप्शन मिल जाएंगे वो तो फिर भी चल जाता है। ठीक है, तो ये जो टेबल है ना, ये आपको 110% अच्छे से पता होनी चाहिए। मैंने 100% ही लिखा है, बट आपको 110% पता होनी है। ठीक है, N-1, N+1, N+0, N+1, N+2, N+3, N5 तक जाएंगे। अब देखो, फर्स्ट को हम बोलेंगे ये S मतलब सुपर क्लोजो, इसलिए मैंने ये S लिखा है यहाँ पे, सुपर क्लोजो की। आप ना ट्रिक है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। H मतलब हाइपर क्लोजो, ठीक है, C मतलब क्लोजो, ये टाइप्स है बोरोन के, क्लोजो वगैरह जो भी होते हैं ये। ठीक है, देन N फॉर नीडो, A फॉर आर्चनो, H फॉर हाइपो, C फॉर क्लोडो। ठीक है, ये हैं आपके टाइप्स। अब जब मॉलिक्यूल का नंबर हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ये जो नंबर, इसके थ्रू जब हम मॉलिक्यूल का नंबर रिकॉग्नाइज करेंगे तो हम उस मॉलिक्यूल को, उस कंपाउंड को नाम देंगे कि ये सुपर क्लोजो है, हाइपर क्लोजो है, नीडो है, आर्टनो है, हाइपो है या क्लोडो है। ये होगा इस नंबरिंग के बेसिस पे। ठीक है, अब ये कैसे होगा, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखो, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तब ये जो टेबल मैंने बनाई है ये तब आपको समझ आएगी और बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो चलो मूव ऑन करती हूँ। मैं चीज़ें तो आपको अच्छे से याद हो गई, बट अभी हमें स्ट्रक्चर भी तो आपको समझानी है, बहुत अच्छे से आपको स्ट्रक्चर समझ आएगी। देखो, फॉर एग्जांपल हमें मॉलिक्यूल दिया है हमारा ये कंपाउंड, और इसकी स्ट्रक्चर हमें बतानी है अकॉर्डिंग टू वेट रूल, यानी कि वेट रूल्स को फॉलो करके हमें इसकी स्ट्रक्चर बतानी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए था वो था कि फर्स्ट रूल में उन्होंने कहा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, ठीक है, जिसे हमने बोला TEC। तो टोटल नंबर मतलब देखो 6 × 9, ठीक है, RH की अगर आप वैलेंस सेल में जाओगे तो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास। ठीक है, कार्बोनिल के लिए जाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपका कार्बोनिल ग्रुप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 × 9, क्योंकि RH का यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो 6 × RH, पहला है ना, समझाने के लिए बता देते हो, 6 × CO। तो RH में 9 होता है आउटर मोस्ट में, ठीक है, एंड अगर हम कार्बोनिल ग्रुप में देखते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है,
तो हमें ये वैल्यू मिल गई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस है 6 मल्टीप्लाई 9 कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 16 कर दिया, दोनों को एड ऑन कर दिया, हमें मिल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल इज 86। क्लियर? यहाँ पे डाउट हो ना तो पूछ सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है, बेफिक्र होकर पूछो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट में कितने हैं, जितने मॉलिक्यूल होंगे, और जब एक देखो एक RH है उसके में 9 है तो 6 के में कितने मिलेंगे, तो ये करने के लिए तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। सेम जब एक कार्बोनिल ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 16 कितने करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 16 है तो इसलिए 16 में मल्टीप्लाई करके हमें 86 मिल गया। अब जो हमारा वेट रूल है वो कहता है सेकंड में हमें निकालना है पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना पड़ता है वो लगाना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारे फर्स्ट स्टेप में आया उसमें से माइनस कर देते हैं 12n को। ठीक है, यानी कि TEC माइनस 12n। ठीक है, अब TEC तो आपको पता है कि जो पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए थे वो हैं, बट n क्या है यहाँ पे, अब कंफ्यूजन रहेगा। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मेटल, यानी कि इस कंपाउंड में मेटल कितने हैं। ठीक है, मेटल नंबर, मेटल कितना है, RH कितना दिया हुआ है 6। ठीक है, तो RH 6 है तो N इज इक्वल टू हमें मिल गया 6। ऐसे जिस भी मेटल में जितने भी होंगे वो आपको वही लिखने हैं। मैं पेन थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, तो N कितना 6 मिल गया, तो 86 माइनस 12 मल्टीप्लाई 6 हमने कर दिया क्योंकि हमारा टोटल एटम नंबर था 6। कितना मिला, 86 माइनस 12 मल्टीप्लाई 6 72, हमें मिल गया 14। अब थर्ड रूल कहता है, जो वेट का थर्ड पॉइंट था, PEC इज डिवाइडेड बाई 2। तो जो ये सेकंड स्टेप में आया है इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा नेक्स्ट N इज इक्वल, सॉरी नेक्स्ट नंबर, मतलब यही मान के चलो, आप N पे मत जाओ भी वरना कंफ्यूजन होगा। तो हमने क्या किया, 14 को 2 से डिवाइड कर दिया, हमें N इज इक्वल टू जो हमारा टोटल नंबर मिल गया आंसर में वो 7 मिला। ठीक है, बट हमारे पास N कितना है, देखो RH 6 है, यानी कि N क्या बताया मैंने यहाँ पे आपको, N है टोटल नंबर ऑफ मेटल। ठीक है, तो हमारे पास N है 6, राइट, हमारे पास N 6 है, हमारा आंसर आया है 7। तो इसमें हम क्या ऐड करें या क्या माइनस करें या कुछ भी ना करें, जो हमें 7 मिले। तो आपको पता है 6 to 7 बनाने के लिए हमें एक ही ऐड करना पड़ेगा, है ना। N+1, 6 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। ठीक है, तो ये हमें N+1 मिल गया तो हमारा 7 आ गया। तो अब N+1 क्या बताया था मैंने आपको, जो टेबल बताई थी उसमें देखो N+1 आया है। N+1 में मैंने बताया था क्लोजो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, N+1 फ्रॉम टेबल, सो इट इज नोन एज अ क्लोजो कंपाउंड। समझ आया, एक बार फिर से समझ लो। देखो पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल निकाले, ठीक है, फिर जो नंबर आया उसमें से माइनस कर दिया 12n को, ये रूल है हर किसी में 12n ही यूज़ करना है। फिर जो नंबर आया उसमें 2 का डिवाइड कर दिया। अब जो 2 के डिवाइड के बाद जो नंबर आया उसमें मान लो ये A आया, और जो हमारे पास हमारे मेटल का नंबर था उसमें कितना फ़र्क है, क्या माइनस करना है क्या एड ऑन करना है, उसके बेसिस पे आप क्लोजो कंपाउंड, हाइपोक्लोजो कंपाउंड, ठीक है, सुपर क्लोजो, ये सब निकाल सकते हो इस टेबल के थ्रू। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखो तो आपको और समझ आ जाएगा। ठीक है, इसे ऑस्मियम को भी मैं इसी में कर देती हूँ बच्चे, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आया है, डायरेक्ट पूछा गया है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया है कि ओस्मियर कार्बोनिल क्लस्टर की शेप, उसके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे, वो डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दो, आपको अलग क्लासेस में मिल जाएंगे। तो ये कंपाउंड दे दिया, इसकी स्ट्रक्चर हमें रिकॉग्नाइज करनी है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं कलर चेंज नहीं करती हूँ। फर्स्ट वन, सबसे पहले स्टेप 1 क्या था, वेट रूल के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, देखो OS कितना है 5 प्लस
कार्बोनिल ग्रुप कितना है 15, ठीक है। अब ओस्मियम की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कार्बन की में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ये भी पता है, सॉरी ये सी है ना। कार्बन की में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ये भी पता है, प्लस सी भी कर लेना। देन कार्बोनिल ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करने की कैपेसिटी हमेशा रखता है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो ये आ गया हमारे पास, इसे सॉल्व करा तो हमने OS का कितना बताया 8 मल्टीप्लाई 5, कार्बन का एज इट इज़ 4 लिख दिया क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, ठीक है, क्योंकि वो 4 के साथ ही या तो बॉन्ड करेगा या डोनेट करेगा, जो भी करेगा 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ही करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन कभी भी नहीं छेड़ेगा, ठीक है। एंड देन 15 कार्बोनिल ग्रुप के लिए मैंने बताया सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया, सभी को ऐड ऑन करके हमें मिल गया 74, ठीक है। अब सेकंड स्टेप कहता है कि जो आपका सेकंड स्टेप को हम बोलते हैं पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है, लिख लो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहा तो इलेक्ट्रॉन काउंट, इसको निकालते हैं कि TEC यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो है आपका, फर्स्ट स्टेप में आपका जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट में से हम 12n को माइनस कर देते हैं। n का नंबर मैंने बताया, n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मेटल, कितना है मेटल इसमें OS ही तो है और OS कितने हैं 5, तो n=5 मिल गया। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 74 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट, और 12n, तो 12n=5 है क्योंकि ओस्मियम यहाँ पे 5 क्वांटिटी में है, ठीक है। आंसर निकाल के 14 आ गया, ठीक है। अभी थर्ड स्टेप कहता है कि जो PEC आता है उसको डिवाइड कर दो बाय 2, हर किसी प्रोडक्ट के लिए, हर किसी मॉलिक्यूल के लिए रूल आपका सेम रहेगा। तो 14 डिवाइड कर दिया 14 2 से डिवाइड कर दिया, 7 नंबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल मेटल मीन्स है, यानी कि जो टोटल मेटल नंबर है कितना है 5 है। अब 5 में कितना जोड़े, घटा तो सकते नहीं, क्योंकि अगर 3 आता, मान लो यहाँ पे 3 आता तो हम n-2 करते, बट यहाँ पे 7 है तो हमें क्या करना है n+2 करना है, यानी कि 5 + 2 करेंगे तभी आपका 7 आएगा, ठीक है। तो +2 है, ठीक है। अब +2 का मतलब है, टेबल पे जाओ, फिर से टेबल याद करनी पड़ेगी और आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। n+2 क्या है निडो, तो दूसरा कंपाउंड हमें क्या मिल गया, दूसरे कंपाउंड की स्ट्रक्चर कि ये निडो है, ठीक है। सो वी नो n+2 इज कॉल्ड निडो, तो इस कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होगी वो निडो होगी, और इसी टाइप से आपको स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन्स को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। ये एक सिंपल सा टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको अभी ये वेट रूल समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बता देना, बाकी ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो, ठीक है। और बाकी किसी अदर मॉलिक्यूल का निकाल भी रहे हो तो आप ये वीडियो देखो और इसको देखते देखते आप अदर का निकाल लोगे, ठीक है। तो चलो अब मैं क्लास को एंड करती हूँ, कल एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।